बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है और इसके साथ ही गांव समेत कोडियाला नदी का भी सर्वेक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और नाव पलटने से 22 लोग डूब गए हैं, ये भी खबर सामने आई है और इस हादसे में एक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 दिनों से तलाश अभी तक जारी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पीड़ित परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं और पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए का चेक भी सीएम ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे और इस दौरान ही उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर नदी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नाव हादसे में लापता हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की और साथ ही हवाई सर्वेक्षण कर उस जगह को देखा जहां नाव हादसा हुआ था। और इसके बाद ही आपको बताया कि सीएम योगी ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की है, उन्हें 4 लाख रुपए का चेक और कपड़े और इसके साथ ही खाने का सामान भी दिया है। तो बहराइच से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, हादसा स्थल का निरीक्षण किया, पीड़ित परिवारों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो नाव पलटने से 22 लोग डूबे और एक की मौत बताई जा रही है। बहराइच पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और इसके साथ ही कपड़े भी वितरित किए हैं। और इतना ही नहीं, हादसा स्थल का भी उन्होंने निरीक्षण किया है, पीड़ित परिवार को राहत राशि भी दी है। हादसा स्थल का हवाई सर्वे किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मैं जिला प्रशासन से कहूंगा, इसमें यहाँ के मंडलायुक्त भी, जिलाधिकारी, सीडीओ, ये सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे इन लोगों के लिए कहीं पे जमीन देख करके वहां पर इन 118 परिवारों को लैंड उपलब्ध करवाई जाए। यानी ये धनराशि जिसमें प्रत्येक परिवार को 4 लाख के अलावा 15 लाख रुपये की राशि, नकद धनराशि उपलब्ध होगी ही। जिनकी वहां पर भूमि है, संपत्ति है, उसका भी 1,92,00,000 रुपये इसके लिए अलग से वहां पर उपलब्ध करवाया गया है। जो इनकी परिसंपत्तियां हैं उसका भी जो वैल्यूएशन हुआ है उसमें 1,88,00,000 रुपये और निजी ब्रेक्स जो जिन लोगों ने लगाए हैं इनका भी वैल्यूएशन किया गया है, वह 4,15,000 रुपये, कुल 21,55,00,000 रुपये होता है। यह धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले 1 महीने के अंदर इन लोगों के लिए जमीन, कहीं पे सरकारी जमीन हो या कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको अतिरिक्त पैसा शासन से मांग करके एक जमीन इन लोगों को मिले, जहां पर इनके लिए 118 परिवारों के लिए एक कॉलोनी बनाई जा सके। भरतापुर के ही नाम पर इसी तहसील में इनके लिए आवास की सुविधा हो जाए, पक्का मकान। मुख्यमंत्री आवास योजना में इन लोगों के लिए एक-एक आवास हम लोग अपनी ओर से स्वीकृत कर रहे हैं। आवास, शौचालय की व्यवस्था, गाय भैंस को बांधने की व्यवस्था, इतनी जगह हो और वहां पर इनको नजदीक स्कूली बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था प्रारंभ करें, जिससे वहां पर इन सब के निर्माण, मकान के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके और उस पूरी लैंड को फिर हम लोग फॉरेस्ट को उपलब्ध करवा सकें। जहां पर ये लोग रह रहे हैं तो उसके बदले इनको जमीन उपलब्ध करवाएंगे, मकान उपलब्ध करवाएंगे, कंपनसेशन उपलब्ध करवाएंगे और ये सभी लोग सुरक्षित रूप से इनको फिर किसी भी प्रकार से कोई भय इनके जीवन के ऊपर न बनी रहे। इस पूरी घटना में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसए की फ्लड यूनिट, सभी लोग वहां पर अभी भी
बचाव और राहत कार्य की लगातार न केवल वहां पे उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आज 4 दिन के उपरांत अब किसी के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कठिन है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, जलीय जीव खतरनाक रूप से उस क्षेत्र में हैं। हम लोग भी ऊपर से देख रहे थे, काफी क्रोकोडाइल वहां पर ऊपर निकल करके और बहुत खतरनाक रूप से वहां पर विचरण भी करते हैं। वन्य जीवों की भी भारी संख्या वहां पर घने जंगल के बीच में देखी गई है। इसलिए इनके बच्चों का जीवन सुरक्षित उस घने जंगल के बीच में नहीं, बल्कि जंगल के बाहर सुरक्षित स्थान पर इनके पुनर्वास की आवश्यकता, और वह भी कॉलोनी बना करके इनको व्यवस्थित किया जा सके, जहां पर इनके लिए ये सभी प्रकार की सुविधाएं, हाट, बाजार, फेयर प्राइस शॉप, ये सभी उपलब्ध कराए जा सके। इस प्रकार की एक लैंड देख करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसीलिए मैं आज स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इन सभी परिवारों के लिए धनराशि, जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मिस किया है और वे मिसिंग हैं अभी भी, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ में है और हर प्रकार का सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। इसके अलावा और भी हम देखें, अगर कोई वन्य गांव या कोई भी ऐसा जगह जो लोग घने जंगलों के बीच में वहां पर रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर रह रहे हैं, उन्हें तत्काल विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें, जिससे वह और उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि कानून केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज में न्याय व्यवस्था और संवेदनशीलता का मजबूत संदर्भ है। युवाओं को अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए। समारोह में ही विश्वविद्यालय के कुलपति, न्यायिक जगत के कई दिग्गज, प्रोफेसर और विद्यार्थियों के परिजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उपलब्धियों और शोध कार्य को भी प्रदर्शित किया गया। आपने दीक्षा उपदेश कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जा रहे उस उपदेश को सुना होगा, जिसमें उन्होंने भारत की प्राचीन गुरुकुलों की प्रावर्तन समारोह के उस मंत्र को, जो तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से भारत के हर एक स्नातक के लिए अनिवार्य था, और उसके पहले 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बौद्ध वाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित या यतो धर्मस् ततो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करती है। यह धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में यह दीक्षा उपदेश यहां पर
आप सब ने प्राप्त किया है। हम सब के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का क्या योगदान है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप प्राचीन काल में राम राज्य कहते थे, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और समाज के प्रत्येक तबके को समान रूप से व्यवस्था का हिस्सा बनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, उस अवधारणा को सुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और उसी को ध्यान में रख करके आज हम सब लोगों ने इस व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम लोगों ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कोर्ट प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और साइबर लॉ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है। यह हमारे लिए गौरवशाली है कि इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में 3 नए कानून, जिनकी धारणा ही न्याय है, उसे लागू किया है। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में आज पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रूल ऑफ लॉ, यह बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है, और बार हम सबकी संवेदना का। ये विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है, तब हम रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार मूर्ति रूप के रूप में, उसको मूर्त रूप से देख पाते हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें बेहतर समन्वय हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने प्रारंभ किए हैं। 10 जनपदों के लिए एक साथ हम लोगों ने धनराशि भी इसके लिए जारी की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपने सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस दिशा में खासतौर पर महिला संबंधी अपराध और बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में उन्हें त्वरित न्याय प्राप्त हो सके, इस दिशा में प्रभावी पैरवी करना, महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में 380 से अधिक पास्को और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है। लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े हैं, और इस दिशा में विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायालयों की भूमिका भी अत्यंत
महत्वपूर्ण है और इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को एक तेजी के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर रेंज स्तर पर एफएसएल हमारी स्थापित हुई है, उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है और स्टेट स्तर पर हम लोगों ने यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से अच्छे और दक्ष युवाओं को हम लोग इसका प्रशिक्षण दे सकें और हर एक तबके को भी उसके साथ हम जोड़ सकें। यह कार्य भी आज हमारे प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धनुष यज्ञ महोत्सव का आयोजन हुआ है। धनुष यज्ञ महोत्सव पुस्तक का ये विमोचन हुआ है और सनातन जीवन मूल्यों पर सांसद दिनेश शर्मा मौजूद रहे हैं। धनुष यज्ञ महोत्सव का आयोजन हुआ है और लखनऊ में धनुष यज्ञ महोत्सव का ये आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के दौरान ही धनुष यज्ञ महोत्सव पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। बताते चले आपको कि पुस्तक सनातन के जीवन मूल्यों पर आधारित है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ही राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने शिरकत की है। तो कार्यक्रम में सांसद दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे हैं। धनुष यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें दिनेश शर्मा मौजूद रहे। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, सनातन जीवन मूल्यों पर आधारित है पुस्तक और कार्यक्रम में सांसद दिनेश शर्मा मौजूद रहे। धनुष यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया है और धनुष यज्ञ महोत्सव का ये आयोजन किया गया है, जिसमें जो छोटी छोटी कन्याएं हैं वो भी नृत्य करते नजर आई हैं और इसके साथ ही वहां पर कई दिग्गज भी मौजूद रहे हैं और सम्मानित भी किया गया है। सनातन जीवन मूल्य पर यह पुस्तक आधारित है और कई जगह पर पुस्तकों का वितरण भी किया गया है। सनातन जीवन मूल्य पर यह आधारित पुस्तक का भी वितरण किया गया है और कई दिग्गज भी मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि छोटी छोटी कन्याओं ने भी नृत्य किया है। ये सौभाग्य है और हम सब लोग समृद्धशाली हैं कि हम आज अपने आंखों से हम लोगों ने आंदोलन देखा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का और हम लोगों ने अपने आंखों से मंदिर को बनते देखा, शिलान्यास देखा, मैं उसमें शामिल भी था और अपनी आंखों से हम लोग अब दूसरा जो उसका विस्तार है ध्वज को लगते हुए देखेंगे। मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, आप लोग युगों युगों तक जिए, लेकिन आप जब तक राम मंदिर रहेगा इस भारतवर्ष के राम भक्तों का और इन दो भक्तों का विशेष तौर पे आदरणीय मोदी जी और योगी जी का नाम अमर रहेगा, अजर रहेगा। खबर फतेहपुर से है, जहां पर जगत गुरु रामचंद्र भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत की जब तक संसद में लगभग 470 सीटों पर हिंदुओं का कब्जा नहीं हो जाता तब तक देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए राज्य सरकार ने हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं लाते थे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, अब हम हिंदू राष्ट्र बनाए, संसद में कम से कम 470 सीट लेना।
जालौन में जल भराव की समस्या से परेशान किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। किसान कोच एट मार्ग पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। आपको बताते चले कि किसान खेतों से पानी निकासी न होने और गांव की गलियों में ही जल भराव को लेकर सड़क जाम किया गया है। बेमौसम हुई बारिश के पानी से ही खेतों में बुआई नहीं हो पा रही है। किसानों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस किसानों को समझाने में जुटी हुई है। उसका मुआवजा दिलाया जाए, और अगर मुआवजा नहीं आता है और पानी का सफाई नहीं होती है और पानी की निकासी नहीं की जाती है तो हम सालों तक जाम ऐसा ही लगाए रहेंगे। शासन सुन ले और जो करना है वो करके दिखाए। हम लोग रुकेंगे नहीं, यही मर जाएंगे भूखे प्यासे। बिल्कुल शासन क्या करती है, शासन कहता है लेकिन ये इसमें गांव में जो बारिश हुई उसकी वजह से तालाब की जल निकासी किसी की नहीं हो पा रही। घरों में पानी जा रहा है, अत्यधिक परेशानी है। गौशाला में भी पानी है, गाय बेचारी पानी में डूबी है और कईयों बार एसडीएम को ज्ञापन दे चुके गांव वाले, कई ज्ञापन दे, इसका कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक। हम लोगों से हमारे समस्त ग्राम वासियों की निवेदन है सरकार से कि हमारी जो समस्या है उनका तुरंत निराकरण किया जाए। अंबेडकर नगर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। 7 किलो चांदी और सोना चोर लेकर फरार हो गए। कैमरे और डीवीआर भी उठा ले गए हैं चोर, ऐसा मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल छानबीन में जुट गई है। अंबेडकर नगर शहर के ज्वेलर्स की दुकान में ही चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने 7 किलो चांदी और सोना चुरा लिया है। इसके अलावा दुकान का सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी लेकर फरार हो गए हैं, जिससे चोरी का पता लगाना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो 7 किलो चांदी फरार कर ले गए चोर, और इसके साथ ही शहर में चोरी की बड़ी वारदातें सामने लगातार आने लगी है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है, जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन लगातार जारी है। और यह भी बताया जा रहा है कि 7 किलो चांदी चोर लेकर फरार हो गए हैं। ज्वेलर्स की दुकान पर यह चोरी की वारदात घटित हुई है और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी उड़ा ले गए हैं ताकि कोई फुटेज सामने ना आ सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। पीलीभीत दिवोरिया बिसलपुर मार्ग पर मकरंदापुर चौराहे के पास ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि लकड़ी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। युवक दिवोरिया कला गांव का ही निवासी था और वो अपने गांव से बिसलपुर जा रहा था। सूचना मिलने के बाद ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक टक्कर मारने के बाद ही मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दूरी पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में ही हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने आरोपी सनी यादव को गिरफ्तार किया है और सबके कब्जे से ही हत्याकांड के इस्तेमाल आल्हा, कटल और चाकू बरामद कर लिया है। और एसीपी चंद्रग्राम उपासना पांडे ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या का खुलासा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ में एसीपी उपासना पांडे में मौजूद। मैम, आपसे जानना चाहेंगे किस मोटिव था हत्या करने का, बताएं। थाना सिहानी गेट पुराने बस अड्डे के पास जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू गोद के मार दिया गया है। जांच के दौरान जब मौके पर पुलिस पहुंची और उसने जांच किया तो पाया गया कि मृतक का नाम पीयूष उर्फ नितिन पुत्र कमल सिंह है और जिसने मारा है उसका नाम है सनी यादव पुत्र कमल यादव। इनका आपसी में एक विवाद था पैसे के लेन देन का, कि मृतक की मां ने सनी यादव से लगभग 2,30,000 रुपए उधार लिए थे। इसके अलावा मृतक की बहन के साथ सनी यादव का रिलेशनशिप था। इसी के दौरान जब ये
बस पुराने बस अड्डे के पास गया और ने इनको देखा तो इनके बीच हाथापाई हुई और उसी दौरान ये घटना कारित हुई। ये थी हमारे साथ में मैम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हत्या का खुलासा किया है और जो अलग अलग चाकू उसको बरामद किया गया है। गाजियाबाद से मैं RNTV मोहित गौतम। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए।